सो हेलो एवरीवन, आज हम देख लेते हैं अपना पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसमें पूरी डिबेट किस चीज़ की है। एक तो पहले कि हाँ, क्या वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो फंडामेंटल राइट्स को क्या आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 क्या है, इसमें बेसिकली पावर है पार्लियामेंट को ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है ना। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है या नहीं। तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फंडामेंटल राइट, ठीक है। और बट ये अमेंडमेंट जो है दैट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज़ येट टू डिफाइन, है ना। और लेकिन अलग अलग वेरियस जजमेंट्स हैं जिन्होंने कई कुछ बेसिक फीचर्स या एलिमेंट्स बताए हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्लियामेंट कोई भी पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। तो सॉवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है, ना तो किसी का डोमिनियन है, इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया, और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो अफेयर्स हैं वो खुद ही उसमें डिसीज़न ले सकता है। और डेमोक्रेटिक है इंडिया। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास है ना। और रिपब्लिकन का मतलब क्या है, रिपब्लिकन के तीन मतलब हैं कि एक तो सबसे पहला जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट होके आएगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए, तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा, है ना। और दूसरा ये कि जो सुप्रीम पावर है, पॉपुलर सवर्निटी, वो बेसिकली पीपल के हाथ में होगी, लोगों के हाथ में सुप्रीम पावर होगी। तीसरा ये कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो एब्सेंट होगा, कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों मतलब हैं रिपब्लिकन के। और थर्ड जो है सेकुलर कैरेक्टर जो इंडिया का है। सेकुलर कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि जो है इंडिया जो है वो जितने भी रिलीजन्स हैं उनको सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है स्टेट की तरफ से, है ना। और इंडिया का कोई ऑफिशियल जो है वो रिलीजन नहीं है ना। सारे जो रिलीजन्स हैं उनको सेम सपोर्ट मिलता है स्टेट से और स्टेटस मिलता है। फिर फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो भी एक बेसिक फीचर है। फिर है फेडरल कैरेक्टर। फेडरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी जो पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किए गए हैं, है ना, जिससे दोनों अपने अपने एरियाज़ में इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो फेडरल कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटी का। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, तो ये भी एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उसके बाद में वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, तो वो भी बेसिकली एक बेसिक फीचर है। फिर जुडिशल रिव्यू यानी कि कोई भी अगर लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उससे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है ना। और तो इस चीज़ को जुडिशल रिव्यू बोलते हैं, तो वो भी एक बेसिक फीचर है। रूल ऑफ लॉ हो गया, हार्मनी एंड बैलेंस जो कि बिटवीन फंडामेंटल एंड राइट्स एंड DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, है ना, जो कि आर्टिकल 14 में बोलते हैं, है ना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाए, तो लिमिटेड पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इफ़ेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस के लिए सबको इफ़ेक्टिव एक्सेस होना चाहिए। और प्रिंसिपल्स और एसेंस जो भी फंडामेंटल राइट्स बताना चाह रहे हैं वो सारे बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स। और जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। तो आर्टिकल 32 में क्या है कि कोई किसी भी सिटीज़न का अगर फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है
फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन। फिर आर्टिकल 136 में क्या है, आर्टिकल 136 बेसिकली बोलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी कोर्ट के किसी भी डिसीज़न के ख़िलाफ़ जो है वो स्पेशल लीव अपील सुन सकता है ना, स्पेशली वो नॉर्मल लॉज के अगेंस्ट भी हो तब भी। और आर्टिकल 141 क्या बोलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो सभी सारे कोर्ट्स को पर बाइंडिंग होता है। और आर्टिकल 142 क्या बोलता है, आर्टिकल 143(2) बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी केस में वो कंप्लीट जस्टिस कर सके, इवन इफ़ लॉ में जो है कंप्लीट जो स्पेसिफिक प्रोविज़न ना हो फिर भी, है ना। तो ये भी सारे बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। तो आर्टिकल 226 में क्या बोलते हैं कि हर कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास पावर है कि जो है फंडामेंटल राइट्स या किसी भी लीगल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ जो है रिट्स इशू कर सकें, है ना। जैसे कि रिट्स हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी, को वारंटो, ये सब, है ना। और आर्टिकल 227 कि हाई कोर्ट अपने रीजन के लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जितने भी हैं उन पर सुपरविज़न और कंट्रोल रख सकता है ताकि वो प्रॉपरली काम करें। तो ये सारे बेसिक फीचर्स के आते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब डिबेट जो इससे पहले हुई, ये सब बेसिक फीचर्स आने से पहले, वो यहाँ पे उसकी पूरी डिबेट दी हुई है इस चैप्टर में। तो उससे पहले हमने आर्टिकल 368 में तो देखा कि पावर है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे आर्टिकल 13 भी देख लेते हैं। 13 क्या है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एनी लॉ विच इज़ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन टू दिस लॉ विल बी वॉइड। तो कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि जो एवरेज करे या पावर ले ले, है ना, जो भी राइट्स कन्फर किए गए हैं इस पार्ट में यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP जिसमें है ना। तो और कोई भी लॉ इनको अगर फंडामेंटल राइट अगर टेक अवे करेगा या उसको एवरेज करने की कोशिश करेगा तो वो लॉ जो है वॉइड माना जाएगा, है ना। तो वो नल और वॉइड माना जाएगा। और एनी लॉ यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी रेगुलेशन है कोई, तो वो लॉ के अंडर आता है। ऑर्डिनरी और जो ऑर्डिनेंस है वो है बेसिकली कोई भी जो है रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं या फिर कोई बाई लॉज हैं तो ये लॉ के अंडर आएंगे। तो अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज क्या होते हैं और ऑर्डिनरी लॉज क्या होते हैं, तब डिबेट देखते हैं पूरी, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज बेसिकली क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज हैं सारे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज सुप्रीम लॉ हैं, है ना। और ऑर्डिनरी लॉज क्या हैं, जो अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो बनाती हैं, है ना, वो सारे ऑर्डिनरी लॉज हो गए। और कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉ अगर सुप्रीम लॉ के अगेंस्ट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो वो नल एंड वॉइड होता है ना। और तो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज का एग्जांपल हो गया जैसे फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनरी पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, DPSPs हो गए। और ऑर्डिनरी लॉज जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट बनाती है, जैसे GST एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया ये। तो अब डिबेट क्या है, डिबेट ये है कि 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया, जिसमें कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, है ना, इसको कर्टेल कर दिया गया। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पावर है पार्लियामेंट के अंडर 368, वो उसकी पावर इंक्लूड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। और वो जो है जो ये अमेंडमेंट होगा ये लॉ के अंडर नहीं आएगा, अंडर आर्टिकल 13, है ना, क्योंकि आर्टिकल 13 में बोला था कि कोई भी जो लॉ है ना, विच टेक्स अवे और एवरेजेस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या DPSP, तो वो लॉ वॉइड होगा। तो यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो लॉ वॉइड नहीं होगा, है ना, जो अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अंडर आर्टिकल 13 के अंडर वॉइड नहीं माना जाएगा। और तो अब वहाँ पे बोला कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है ना। तो अब बेसिकली पार्लियामेंट क्या है, वो कोई भी फंडामेंटल राइट, इसका मतलब एवरेज कर सकता है या टेक अवे, दैट कैन एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये पहले केस में बोला। फिर सेकंड केस आया 1967 का गोलकनाथ केस। इसमें इन्होंने फिर रिवर्स कर दिया इस चीज़ के ऑर्डर को कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, है ना, तो वो बेसिकली यहाँ पे
वर्ड लॉ के अंडर आता है अंडर आर्टिकल 13। तो यानी कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी इंक्लूड करता है। तो जो है बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्यूटेबल हैं और ट्रांसीडेंटल हैं, इसलिए पार्लियामेंट कैन नॉट amend the fundamental right, cannot amend or take away any of the fundamental right। तो पहले बोला कि वो फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है, टेक कर सकता है, टेक अवे कर सकता है, अब्रिज कर सकता है, बट सेकंड गोलकनाथ केस में बोला है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल एंड ट्रांसीडेंटल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता और ट्रांसीडेंटल हैं, जो कि ह्यूमन सोच से थोड़ा परे हैं, है ना। और अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो वॉइड होगा और वॉयलेट करेगा अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो फिर उसके बाद में पार्लियामेंट ने क्या एक्शन लिया, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1971 में, जिसमें कि आर्टिकल्स को ही इन्होंने अमेंड कर दिया, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को। बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है ताकि वो फंडामेंटल राइट, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड्स दैट कैन एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बोला कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं और दैट लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13, है ना। तो इन्होंने पावर फिर से वापस ले लिया अपनी। फिर केशवानंद भारती केस 1973 आया। इन्होंने केशवानंद भारती केस, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में बेसिक स्ट्रक्चर आया आपका, है ना। तो केशवानंद भारती ने जो 24th अमेंडमेंट किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस वैलिडिटी को। बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू टेक अवे और एवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि जो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बताया कि पार्लियामेंट कैन इज एम्पावर्ड टू अमेंड और टेक अवे और एवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्लस लेट डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो अब जो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला, है ना। तो अब फिर उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976। तो उसमें क्या बोला गया कि जो है जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368, ये पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर रही है, ये बोलती है कि जो अमेंडमेंट होगा अंडर आर्टिकल 368 उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट एम्पावर है फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे और एवरेज कर सकती है प्लस लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट ने बोला कि कोई भी लिमिटेशन नहीं हमारे ऊपर, हम कुछ भी जो है अमेंड कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड, और वो जो अमेंडमेंट होगा दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट में भी वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो अमेंडमेंट अगर वो कॉन्ट्रवेंशन में है किसी फंडामेंटल राइट्स के तब भी। फिर जो है उसके बाद में मिनर्वा मेल्स केस आता है 1980 का। उसमें जो है ये जो पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया था उसको इनवैलिडेट कर देता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, और बोलता है कि जो है जो ये कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट दैट एक्सक्लूड्स जुडिशियल रिव्यू। वो जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करता है ये चीज़, जो कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट, तो जैसे कि हमने पढ़ा भी था, अभी पीछे पढ़ा है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ये भी एक बेसिक फीचर है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट उस चीज़ को एनलार्ज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज द वेरी पावर इनटू एब्सोल्यूट वन। तो वो जो लिमिटेड पावर है दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो लिमिटेड पावर लिमिटेड ही रहेगी क्योंकि वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। देयरफॉर लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर, है ना। एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 expand its amending powers so as to acquire for itself a right to repeal or abrogate the constitution or destroy its basic feature। तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 उसके अंदर ये पावर एक्वायर नहीं कर सकता अपने आप को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर दे या एब्रोगेट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे बेसिक फीचर को। फिर 1981 केस में वोमन राव केस आता है 1981 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को जो है बोलते हैं कि अप्लाई होंगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद के हैं, है ना। तो ये सारी पूरी डिबेट थी।
तो अभी बेसिकली जो स्टेटस है वो क्या है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमने बेसिक फीचर्स भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के देख लिए। तो ये पूरा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, है ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, है ना। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।